गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं मुकेश कुमावत रिया कोचिंग क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे राजस्थान का इतिहास और राजस्थान के इतिहास में पढ़ रहे थे चौहान वंश और हमने अजय राज चौहान तक क्या कर लिया था, पढ़ लिया था। आज इसके आगे हम पढ़ते अजय राज के बाद में जो अगला शासक बनता है वो कौन बनता है, अर्णोराज। देखिए, अजय राज के बारे में पढ़ा था कि अजय राज ने 1113 ईस्वी में अजमेर नगर बसाया था और उसको अपनी क्या बनाई थी, राजधानी बनाई थी। और अजय राज ने ही क्या किया था, अजमेरू दुर्ग का निर्माण करवाया था, जिसका प्राचीन नाम गढ़बीटली दुर्ग था और उसका वर्तमान नाम जिसे वर्तमान में जानते हैं तारागढ़ दुर्ग के नाम से भी जानते हैं। तो देखिए, आज हम बात करेंगे किसके बारे में, अर्णोराज के बारे में, जो किसके बाद में शासक बनते हैं भाई, अजय राज के बाद में अर्णोराज। देखिए, इन अर्णोराज को क्या कहते हैं, अन्ना जी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अन्ना जी। देखिए, अर्णोराज अगले शासक कौन बनते हैं अजय राज के बाद में, अर्णोराज। देखिए, अर्णोराज के समकालीन, किसके समकालीन, अर्णोराज के समकालीन गुजरात। कहां का भाई, गुजरात का जो चालुक्य शासक था वो था जयसिंह। चालुक्य शासक, गुजरात का जो चालुक्य शासक था वो कौन था, जयसिंह था। देखिए, अर्णोराज के समकालीन गुजरात का जो चालुक्य शासक है वो कौन था भाई, जयसिंह था। अर्णोराज और इस जयसिंह के मध्य, अर्णोराज और इस जयसिंह के मध्य आपस में क्या थी भाई, शत्रुता थी। क्या थी आपस में, शत्रुता। अब जयसिंह सोचता है कि क्यों ना इस शत्रुता को क्या किसमें बदल दिया जाए भाई, रिश्तेदारी में बदल दिया जाए। और इस जयसिंह की एक पुत्री थी जिसका नाम था कंचन देवी। कंचन देवी, जिसे इतिहास में कांचन देवी के नाम से भी जाना जाता था। देखिए, जयसिंह की पुत्री थी कंचन देवी और जिसे इतिहास में क्या कहते हैं, कांचन देवी भी कहते हैं। और इस जयसिंह ने अपनी पुत्री कांचन देवी का विवाह किसके साथ कर दिया भाई, अर्णोराज के साथ करवा दिया। तो अब क्या हो गया भाई, ये जो दुश्मनी थी वो किसमें बदल गई, रिश्तेदारी में बदल गई। अब देखिए, अर्णोराज के समय, किसके समय, अर्णोराज के समय तुर्कों के क्या हुए थे, बार बार आक्रमण हुए थे। किनके आक्रमण हुए थे भाई, तुर्कों के आक्रमण। अर्णोराज के समय तुर्कों के क्या हुए, बार बार आक्रमण हुए और इन आक्रमणों से परेशान कौन हो गया भाई, अर्णोराज हो गया। तब अर्णोराज ने तुर्कों को समझाया कि तुर्कों मान जाओ, लेकिन तुर्क नहीं माने। तब अर्णोराज ने क्या किया भाई, इन तुर्कों को कत्ले आम करने का क्या दे दिया, आदेश दे दिया। इन तुर्कों को क्या कत्ले आम करने का आदेश किसने दिया, अर्णोराज ने दिया। अब देखिए, जब युद्ध होता है और युद्ध में कहीं हत्याएं होती है और हत्याएं होती है, कहीं खून बहता है। अब देखिए, जहां पर तुर्कों को कत्लेआम करने का आदेश दिया था वहां की सारी भूमि खून से लथपथ हो गई थी। तब अर्णोराज सोचता है कि यार मैंने बहुत ही बुरा किया। और तब अर्णोराज कहता है कि जहां पर ये खून गिरा है उस भूमि को क्या कर दिया जाए, साफ कर दिया जाए। और देखिए, इस खून को साफ करते करते एक क्या बन गया, गहरा गड्ढा बन गया। और किसका निर्माण हुआ भाई, आना सागर झील का निर्माण हुआ। आना सागर झील, किसका निर्माण हुआ, आना सागर झील का निर्माण हुआ। कब हुआ, 1137 ईस्वी में। 1137 ईस्वी में किसने करवाया भाई, अर्णोराज ने करवाया था। देखिए, अगर आपसे पूछ लिया जाए आना सागर झील कहां पर स्थित है, तो ध्यान रखना, जो आना सागर झील है ये कहां पर है, ये अजमेर में है। और किसके द्वारा बनाई गई थी भाई, ये अर्णोराज के द्वारा। कौन सी झील बनवाई गई थी, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो क्या आएगा आंसर इसमें, अर्णोराज की आना सागर झील अर्णोराज के द्वारा बनवाई गई थी। कब बनवाई गई थी, 1137 ईस्वी में। देखिए, जो ये आना सागर झील है, इस झील में बांडी नदी का पानी आता है। किस नदी का, बांडी नदी का। आना सागर झील में बांडी नदी का क्या आता है, पानी आता है। अब देखिए इसके बाद आगे, अर्णोराज। अर्णोराज के दरबार में दो विद्वान थे। अर्णोराज के दरबार में कितने विद्वान थे, दो विद्वान थे। एक था देवबोध, एक कौन था भाई, देवबोध।
और नंबर 2 था धर्मबोध। नंबर 2 कौन है? धर्मबोध। ध्यान रखना, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अर्णोराज के दरबार में कौन कौन से विद्वान थे, तो अर्णोराज के दरबार में 2 विद्वान थे, नंबर 1 देवबोध और नंबर 2 धर्मबोध। देखिए, इस अर्णोराज का एक पुत्र था जिसका नाम था जगदेव। क्या नाम था भाई? जगदेव। अब देखिए, ये जगदेव सोच रहा है कि कब बापू क्या हो मरे और कब मैं क्या बनूं भाई? राजा बनूं। जगदेव किसका पुत्र है? अर्णोराज का। और जगदेव क्या सोच रहा है कि कब बापू मरे और कब मैं क्या बनूं भाई? राजा बनूं। और ये सोचते सोचते इस जगदेव ने अपने बापू अर्णोराज की क्या कर दी भाई? हत्या कर दी। अपने बापू अर्णोराज की क्या कर दी? जगदेव ने हत्या कर दी। इसलिए इस जगदेव को इतिहास में पितृहंता कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? इतिहास में पितृहंता। देखिए, इतिहास में अपने पिता को मारने वाले को, यानी अपने पुत्र द्वारा पिता को मारने वाले को क्या कहते हैं? पितृहंता कहा जाता है। राजस्थान के इतिहास में कितने? 4 पितृहंता हुए हैं। कितने पितृहंता हुए हैं? 4 पितृहंता हुए हैं। ध्यान रखना, जगदेव को इतिहास में किस नाम से जाना जाता है? पितृहंता के नाम से जाना जाता है। देखिए, इतिहास में कौन कौन से पितृहंता है। नंबर 1 पे आता जगदेव। कौन है भाई? जगदेव। जगदेव ने किसको मारा था? अर्णोराज को मारा था। जगदेव ने किसको मारा? अर्णोराज। नंबर 2 आता है उदा। कौन है भाई? उदा। उदा ने किसको मारा था? कुंभा को मारा था। उदा ने किसको मारा? कुंभा को। नंबर 3 मालदेव। मालदेव ने किसको मारा? राव गंगा को मारा था। नंबर 4 कौन है? बख्तर सिंह। और बख्तर सिंह ने किसको मारा था? बख्तर सिंह ने मारा था अजीत सिंह को। बख्तर सिंह ने किसको मारा था? अजीत सिंह को। तो ध्यान रखना, इतिहास में कितने पितृहंता हुए हैं? 4 पितृहंता हुए हैं। और पितृहंता किसे कहते हैं? यानी अपने पुत्र द्वारा पिता को मारने वाले को क्या कहते हैं? पितृहंता कहते हैं। इसी प्रकार से इतिहास में कितने पितृहंता है भाई? 4 पितृहंता है। एक कौन सा है? जगदेव। जगदेव ने किसको मारा था? अपने बापू अर्णोराज को मारा था। एक है कौन है? उदा। उदा ने किसको मारा था? कुंभा को मारा था। और एक है मालदेव। मालदेव ने अपने पिता राव गंगा को मारा था। और एक है बख्तर सिंह। और बख्तर सिंह ने अपने पिता अजीत सिंह को मारा था। तो देखिए, अर्णोराज के दरबार में कितने विद्वान थे भाई? 2। एक था धर्मबोध और एक कौन था? देवबोध। एक था धर्मबोध और एक था देवबोध। और अर्णोराज की हत्या किसके द्वारा की जाती है? जगदेव के द्वारा की जाती है। अब देखिए, इसके बाद में जो अगला शासक बनता है वो बनता है विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज चतुर्थ या बीसलदेव भी कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं? बीसलदेव। ध्यान रखना, अर्णोराज के बाद में जो अगला शासक बनता है वो कौन बनता है? विग्रहराज। और विग्रहराज को ही इतिहास में किस नाम से जाना जाता है? बीसलदेव के नाम से भी जाना जाता है। विग्रहराज चतुर्थ है। ध्यान रखना, कौन से हैं? विग्रहराज चतुर्थ। देखिए, विग्रहराज चतुर्थ ने क्या एक नाटक लिखा था। कौन सा? हरिकेली नाटक। हरिकेली नाटक। विग्रहराज चतुर्थ ने कौन सा नाटक लिखा था? अगर आपसे पूछ लिया जाए कि विग्रहराज चतुर्थ द्वारा कौन सा नाटक लिखा गया है, तो ध्यान रखना, इन्होंने लिखा था हरिकेली नाटक। और हरिकेली जो नाटक लिखा था वो किस भाषा में लिखा था भाई? संस्कृत भाषा में लिखा था। किस भाषा में लिखा था? संस्कृत भाषा में लिखा था। विग्रहराज चतुर्थ या बीसलदेव। और ये शासक कब बनते हैं? 1158 ईस्वी में। कब बनते हैं शासक? 1158 ईस्वी में। देखिए, हरिकेली नाटक कौन सी भाषा में लिखा गया? संस्कृत भाषा में लिखा गया। किसके द्वारा लिखा गया? विग्रहराज चतुर्थ या बीसलदेव के द्वारा लिखा गया। देखिए, जो ये हरिकेली नाटक है,
इस हरी केली नाटक की जो पंक्तियां हैं आज ही हमें कहां पर देखने को मिलती है। एक तो मिलती है अढ़ाई दिन का झोपड़ा, अढ़ाई दिन का झोपड़ा। ध्यान रखना, हरी केली नाटक की जो पंक्तियां लिखी हुई है आज भी कहां पर लिखी है, अढ़ाई दिन का झोपड़ा, जो कहां पर स्थित है, ये अजमेर में है। कहां पर है ये, अजमेर में है। इसके अलावा हरी केली जो नाटक की पंक्तियां लिखी हुई है इंग्लैंड के ब्रिस्टल शहर, इंग्लैंड के ब्रिस्टल शहर में राजा राम मोहन राय के स्मारक पर। ध्यान रखना, देखिए जो हरी केली नाटक संस्कृत भाषा में लिखित है, किसके द्वारा लिखा गया था, ये विग्रहराज चतुर्थिया बिसलदेव के द्वारा लिखा गया था। इसे जो ये हरी केली नाटक है संस्कृत भाषा में लिखित है, और आज भी इसे जो नाटक की हमें पंक्तियां देखने को मिलती है वो कहां मिलती है भाई, अढ़ाई दिन का झोपड़ा। कौन से, अढ़ाई दिन का झोपड़ा, जो कहां पर है, अजमेर में। कहां पर है भाई, जो अजमेर है, अजमेर में है। इसकी पंक्तियां आज भी यहां पर लिखी हुई है। इसके अलावा जो हरी केली नाटक है इसकी कुछ पंक्तियां हमें कहा, इंग्लैंड का एक शहर है, ब्रिस्टल शहर है, और जहां पर राजा राम मोहन राय का क्या बना हुआ है, स्मारक बना हुआ है, और वहां पर भी इसकी क्या लिखी हुई है भाई, कुछ पंक्तियां लिखी हुई है। अगर बात करें जो हरी केली नाटक है इसमें किसका वर्णन है, तो ध्यान रखना, हरी केली नाटक में किसमें भाई, हरी केली नाटक में शिव अर्जुन की कथा का वर्णन है। ध्यान रखना, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हरी केली नाटक में किसका वर्णन किया गया है, शिव अर्जुन की कथा क्या है, वर्णन है किसमें भाई, हरी केली नाटक में। अगर बात करें जो हरी केली नाटक है, कौन सा नाटक है, अगर ये बात करें हरी केली जो नाटक है, देखिए ये नाटक किराता अर्जुनीय ग्रंथ से प्रभावित है। कौन से ग्रंथ से प्रभावित है, किराता अर्जुनीय ग्रंथ से प्रभावित है, यानी इस ग्रंथ से ही ये नाटक लिया गया है, इस पर ही ये आधारित है। ध्यान रखना, किराता अर्जुनीय जो ग्रंथ है इसमें भी किसका वर्णन है, शिव अर्जुन की कथा क्या इसमें भी वर्णन है। और इस किराता अर्जुनीय ग्रंथ की जो लेखक है वो कौन है, भारवी है। कौन है भाई, भारवी। यानी इसकी जो रचना किसने की थी, लिखा किसने था, किराता अर्जुनीय ग्रंथ भारवी के द्वारा लिखित था। देखिए क्या पढ़ रहे हैं, विग्रहराज चतुर्थ, इसी को इतिहास में किस नाम से जाना जाता है, बिसल देव के नाम से जाना जाता है। कब शासक बने भाई, 1158 ईस्वी में शासक बने थे। देखिए इनके द्वारा कौन सा नाटक लिखा गया, हरी केली नाटक लिखा गया, किस भाषा में लिखा गया, संस्कृत भाषा में लिखा गया। इसी नाटक के अवशेष कहाँ मिलते हैं, ढाई दिन के झोपड़े, कहां पर भाई, अजमेर में। इंग्लैंड के ब्रिस्टल शहर, जहां पर किसका स्मारक बना हुआ है, राजा राम मोहन राय का। किसकी कथा का वर्णन है, शिव अर्जुन की कथा का वर्णन है। और ये किससे प्रभावित है, किराता अर्जुनीय ग्रंथ से प्रभावित है, जिसके लेखक कौन है, भारवी है। कौन है, भारवी। देखिए नेक्स्ट आगे, इसके बाद में अगर बात करें बिसलदेव या विग्रहराज, विग्रहराज चतुर्थ। देखिए विग्रहराज चतुर्थ इतने महान आदमी थे, इतने महान शासक थे। देखिए ये खुद विद्वान थे और अपने दरबार में भी क्या, विद्वानों को शरण दे रखा था। क्या है, ये खुद विद्वान थे और अपने दरबार में भी विद्वानों को क्या दे रखे थे, इन्होंने शरण दे रखी थी। इनके दरबार में 2 विद्वान थे। कितने विद्वान थे भाई, 2 विद्वान। देखिए नंबर एक सोमदेव। कौन है भाई, सोमदेव। और नंबर 2 नरपति नहाल। विग्रहराज चतुर्थ खुद महान शासक और अपने दरबार में भी कितने विद्वान, 2 विद्वान रख रखे हैं। देखिए नंबर 1 कौन से हैं, सोमदेव है,
और नंबर 2 कौन से हैं, नरपति नाहल है। ये किसके विद्वान है, किसके दरबारी विद्वान है, ध्यान रखना, ये विग्रहराज चतुर्थ या बीसल देव की दरबारी विद्वान है। देखिए अब देखिए सोमदेव और नरपति नाहल द्वारा क्या की गई है, विग्रहराज चतुर्थ के बारे में रचनाएं की गई है, उसके बारे में क्या बताया गया, लिखा गया है। तो देखिए सोमदेव ने एक ग्रंथ लिखा, सोमदेव ने एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम है ललित विग्रह राज। सोमदेव ने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम क्या है, इसके द्वारा कौन सा ग्रंथ लिखा गया, ललित विग्रह राज। और ललित विग्रह राज में क्या है, ललित विग्रह राज में विग्रहराज चतुर्थ, विग्रहराज चतुर्थ और इनकी पत्नी क्या, और इनकी पत्नी किसकी, विग्रहराज चतुर्थ और इनकी पत्नी देवल देवी। कौन है, देवल देवी के बारे में क्या किया गया है, वर्णन किया गया है। देखिए सोमदेव किसके दरबारी विद्वान है भाई, विग्रहराज चतुर्थ के दरबारी विद्वान है, और इन्होंने कौन सा ग्रंथ लिखा, ललित विग्रहराज ग्रंथ लिखा। और ललित विग्रहराज में विग्रहराज चतुर्थ और उनकी पत्नी कौन, देवल देवी के बारे में क्या है भाई, वर्णन किया गया है। इसके बाद में नरपति नाहल, नरपति नाहल द्वारा क्या, कौन सा, बीसल देव रासो ग्रंथ लिखा गया। कौन सा, बीसल देव रासो। देखो नरपति नाहल द्वारा बीसल देव रासो ग्रंथ लिखा गया। कौन सा, बीसल देव रासो ग्रंथ लिखा गया। और इस ग्रंथ में क्या, बीसल देव रासो में विग्रहराज चतुर्थ और इनकी पत्नी राजमती। कौन भाई, राजमती की प्रेम कथा का वर्णन है। किसका वर्णन है भाई, प्रेम कथा का वर्णन। ध्यान रखना विग्रहराज चतुर्थ के दरबार में कितने विद्वान थे, 2 विद्वान थे, सोमदेव और नरपति नाहल। सोमदेव ने कौन सा ग्रंथ लिखा, ललित विग्रहराज। कौन सा ग्रंथ लिखा, ललित विग्रहराज। और ललित विग्रहराज में कौन से, विग्रहराज चतुर्थ और देवल देवी के बारे में क्या किया गया, वर्णन किया गया। इसके बाद में जो दूसरा ग्रंथ है वो कौन सा है, नरपति नाहल द्वारा लिखा गया। और क्या नाम है ग्रंथ का, बीसल देव रासो। क्या नाम है ग्रंथ का, बीसल देव रासो। और इस बीसल देव रासो में जो विग्रहराज चतुर्थ है इसकी पत्नी राजमती और इनकी क्या, प्रेम कथा का क्या किया गया है, वर्णन किया गया है। यानी अगर आपसे पूछ लिया जाए कि विग्रहराज चतुर्थ और राजमती की प्रेम कथा का वर्णन किस में किया गया, बीसल देव रासो में किया गया। और ये जो बीसल देव रासो है ये 4 भागों में बटा गया। कितने, 4 भागों में। इसमें देखिए क्या है, एक तो जो विग्रहराज चतुर्थ की पत्नी है राजमती, इसकी शादी होती है, इसका वर्णन है। एक शादी होने के बाद इससे क्या, रूठ कर उड़ीसा चली जाती है, उसका वर्णन है। इसके बाद में तीसरे भाग में क्या है, जब विग्रहराज चतुर्थ से राजमती दूर रहती है तो विरह वेदना जो दुख की घटना होती है उसका वर्णन है। और एक है कौन सा, जब वापस कहां पर आ जाती है, किसके पास, विग्रहराज चतुर्थ के पास वापस आ जाती है। कौन भाई, राजमती। तो इसका वर्णन किस में लिखा गया, बीसल देव रासो में। और किसने लिखा, नरपति नाहल ने। अब देखिए बात यहीं पर खत्म नहीं होती है। विग्रहराज चतुर्थ देखिए इतने महान शासक है, क्या इतने महान शासक है, खुद लेखक होने के साथ साथ, खुद विद्वान होने के साथ साथ अपने दरबार में भी क्या रख रखे हैं भाई, विद्वान रख रखे हैं। इसलिए इतिहास में इन्हें क्या, इसलिए इतिहास में इन्हें एक उपाधि दी गई थी जिसका नाम है कवि बांधव या कटी बांधव। विग्रहराज चतुर्थ। देखिए विग्रहराज चतुर्थ को ही एक उपाधि दी गई है जिसका नाम है कवि बांधव, कवि बांधव या कटी बांधव, कवि बांधव या कवि बंधु। देखिए विग्रहराज चतुर्थ को उपाधि मिली है कवि बांधव की, कौन सी, कवि बांधव की या कवि बंधु की। और ये उपाधि किसने दी थी,
पृथ्वीराज। पृथ्वीराज विजय एक ग्रंथ है। कौन सा ग्रंथ है भाई? पृथ्वीराज विजय एक ग्रंथ है जिसकी रचना किसने की थी? जयानक ने की थी। किसने की थी? जयानक। जयानक भट्ट। क्या एक ग्रंथ है पृथ्वीराज विजय, और जिसकी रचना किसने की थी? जयानक भट्ट ने। और इस जयानक भट्ट ने ही इनको क्या दी थी? कवि बांधव और कवि बंधु की उपाधि दी गई थी। ध्यान रखना, जयानक भट्ट, अगर आप सोच रहे हो कि जयानक भट्ट ने तो कौन सा ग्रंथ लिखा? पृथ्वीराज विजय। कौन सा ग्रंथ लिखा? पृथ्वीराज विजय। तो ध्यान रखना, जो जयानक भट्ट है ये 3 राजाओं के समकालीन हुआ था। कितने राजाओं के? 3 राजाओं के क्या हुआ था? ये समकालीन हुआ था। देखिए, जयानक भट्ट ने, किसने भाई? जयानक भट्ट ने कवि बांधव या कटि बांधव की उपाधि किसको दी थी? विग्रहराज चतुर्थ को दी थी। किसको दी थी? विग्रहराज चतुर्थ या बीसल देव को दी थी। अब देखिए, ये 3 राजाओं के समकालीन था। एक था सोमेश्वर की, एक किसके हो गया? विग्रहराज के, और एक कौन सा हो गया? पृथ्वीराज चौहान। यानी इन तीनों राजाओं के समकालीन था कौन भाई? जयानक भट्ट। और जिनके द्वारा कौन सा ग्रंथ लिखा गया? पृथ्वीराज विजय ग्रंथ लिखा गया। विग्रहराज चतुर्थ, सोमेश्वर और पृथ्वीराज चौहान, इन तीनों के क्या थे? ये समकालीन थे। देखिए, अगर बात करें विग्रहराज चतुर्थ की और आगे कि ये कितने महान शासक थे, कि इन्होंने कौन कौन से कार्य करवाए। देखिए, इतिहास में अगर चौहानों में बात करें तो विग्रहराज चतुर्थ के काल को चौहानों का क्या कहते हैं? स्वर्ण काल भी कहते हैं। वो क्यों कहते हैं? देखिए, आगे देखेंगे हम। अगर बात करें हम, देखिए, विग्रहराज, विग्रहराज, विग्रहराज में एक पाठशाला बनवाई थी। कौन सी? एक पाठशाला बनवाई थी, संस्कृत पाठशाला। कौन सी पाठशाला बनवाई थी भाई? संस्कृत पाठशाला। ध्यान रखना, विग्रहराज चतुर्थ ने एक पाठशाला बनवाई थी और उस पाठशाला का क्या नाम था? संस्कृत पाठशाला। क्या नाम था? संस्कृत पाठशाला था। और इसी को क्या कहते हैं? कंठाभरण पाठशाला भी कहते हैं। कंठाभरण पाठशाला, कंठाभरण संस्कृत पाठशाला। कौन सी पाठशाला भाई? ये कंठाभरण संस्कृत पाठशाला। विग्रहराज चतुर्थ किस पाठशाला का निर्माण किया? संस्कृत पाठशाला का निर्माण किया गया, जिसे क्या कहते हैं? कंठाभरण संस्कृत पाठशाला कहते हैं। देखिए, इसे संस्कृत पाठशाला को, किसे? इसे संस्कृत पाठशाला को गजनी शासक मोहम्मद गौरी का गुलाम था एक, कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन था भाई? कुतुबुद्दीन ऐबक। गजनी शासक कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने किस वंश की स्थापना की थी? गुलाम वंश की स्थापना की थी। इस कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा क्या? इस कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा इस संस्कृत पाठशाला को क्या किया गया था भाई? तुड़वा दिया गया था। क्या कर दिया गया था? तुड़वा दिया गया था। और इसके स्थान पर क्या बनवाया था? और इसके स्थान पर बनवाया था तुड़वा कर 2.5 दिन का झोपड़ा। क्या बनवाया था? 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था। किसने बनवाया था भाई? कुतुबुद्दीन ऐबक ने संस्कृत पाठशाला को तुड़वा कर क्या बनवाया था? 2.5 दिन का झोपड़ा। और ये 2.5 दिन का झोपड़ा कहां पर है? ये 2.5 दिन का झोपड़ा ये अजमेर में। कहां पर है ये? अजमेर में। देखिए, कुछ इतिहासकार क्या कहते हैं और कुछ इतिहासकार क्या कहते हैं कि इसका नाम 2.5 दिन का झोपड़ा क्यों पड़ा? 2.5 दिन का नाम क्यों पड़ा? देखिए, एक इतिहासकार है जिसका नाम है जॉन मार्शल। कौन है भाई? जॉन मार्शल। इतिहासकार हैं जॉन मार्शल। और जॉन मार्शल क्या कहते हैं? इसका नाम क्या? इसका नाम
2.5 दिन का झोपड़ा इसलिए पड़ा क्योंकि ये 2.5 दिन में बना था। कितने दिन में बना था भाई? 2.5 दिन में इसका क्या हुआ था? निर्माण हुआ था। इसका 2.5 दिन में निर्माण होने के कारण क्या हुआ? इसका नाम क्या पड़ गया? 2.5 दिन का झोपड़ा। एक इतिहासकार है पर्सी ब्राउन। कौन है भाई? ये जॉन मार्शल ने कहा था, पर्सी ब्राउन। देखिए पर्सी ब्राउन ने क्या कहा था? पर्सी ब्राउन ने कहा था, पर्सी ब्राउन ने कहा कि यहां पर पंजाब शाह पीर, किसका भाई? यहां पर पंजाब शाह पीर का 2.5 दिन का उर्स लगता है। कितने दिन का? 2.5 दिन का या 2.5 दिन का? 2.5 दिन का। 2.5 दिन का क्या लगता है? यहां पर उर्स लगता है। उर्स का मतलब क्या होता है? मेला होता है। 2.5 दिन क्या लगता है? उर्स लगता है। क्या लगता है? उर्स लगता है। और यहां पर क्या किया गया था भाई? इसी कारण से इसका नाम क्या पड़ा? इसी कारण से इसका नाम पड़ा था 2.5 दिन का झोपड़ा। क्या पड़ा था? 2.5 दिन का झोपड़ा इसका नाम पड़ा। ये बात किसने की थी? पर्सी ब्राउन ने की थी। देखिए अगर बात करें 2.5 दिन के झोपड़े की, हम क्या बात करें? 2.5 दिन के झोपड़े की बात करें हम, तो ध्यान रखना ये राजस्थान की पहली मस्जिद है। क्या है ये? राजस्थान की पहली मस्जिद है। अगले पेज पे देख लेते हैं। देखिए 2.5 दिन का झोपड़ा। देखिए ये क्या है? राजस्थान की पहली मस्जिद है। क्या है ये? राजस्थान की पहली मस्जिद कौन सी है भाई? 2.5 दिन का झोपड़ा है। इसे 16 खंभों का महल भी कहते हैं। कितने खंभों का? 16 खंभों का महल। यानी 2.5 दिन का जो झोपड़ा है इसे क्या कहते हैं? 16 दिन क्या कहते हैं? 16 खंभों का क्या कहते हैं? महल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? 16 खंभों का महल भी कहते हैं। किसको? 2.5 दिन के झोपड़े को। देखिए बात कर रहे थे हम विग्रहराज चतुर्थ की। किसकी? विग्रहराज चतुर्थ। देखिए विग्रहराज चतुर्थ इतने महान थे कि देखो अपनी प्रजा के लिए, लोगों की सेवा के लिए उन्होंने देखो एक बांध का निर्माण भी करवाया था, जिसने बनवाया था बीसलपुर बांध। कौन सा? बीसलपुर बांध बनवाया। कौन सा बांध बनवाया इन्होंने? बीसलपुर बांध बनवाया था। और ये बीसलपुर बांध कहां पे बनवाया था भाई? टोंक में बनवाया था। कहां पर बनवाया था? टोंक में बनवाया था। और इनके द्वारा बीसलपुर एक गांव है, बीसलपुर गांव भी इनके द्वारा बसाया गया था। और बीसलपुर जो बांध भी इनके द्वारा बनाया गया था। देखिए अगर बात करें हम बीसलपुर बांध की, तो ध्यान रखना ये बीसलपुर बांध है वर्तमान में राजस्थान की नहीं, भारत की नहीं, बल्कि एशिया की सबसे बड़ी क्या है? ये पेयजल परियोजना है। कौन सी? बीसलपुर बांध जो परियोजना है, जो ये एशिया की सबसे बड़ी क्या है? पेयजल परियोजना है। देखिए तो कितना महान शासक है कौन? विग्रहराज चतुर्थ, जिसने क्या? देखिए पढ़ने के लिए क्या बनाई? संस्कृत पाठशाला बनवाई, लोगों को जल की, पेयजल की आपूर्ति के लिए क्या बनवाई? बांध बनवाई। अब देखिए ऐसे व्यक्ति के काल में अगर विकास होता है तो उसे किस नाम से जानेंगे हम? तो ध्यान रखना इसी कारण से क्या? इसी कारण से जो विग्रहराज चतुर्थ है इसके काल को चौहानों का क्या कहते हैं? स्वर्ण काल कहते हैं। क्या? विग्रहराज चतुर्थ के काल को क्या कहते हैं? चौहानों का स्वर्ण काल कहते हैं। यानी विग्रहराज चतुर्थ ने हर क्षेत्र में क्या किया है? कार्य किया है। इसलिए चौहान वंश का जो स्वर्ण काल है वो किसके? विग्रहराज चतुर्थ के काल को ही क्या कहते हैं? चौहान वंश का स्वर्ण काल कहा जाता है। और ध्यान रखना अगर आपसे पूछ लिया जाए कि चौहानों का विस्तार काल कौन सा है, यानी चौहान वंश के विस्तार काल कौन सा है, तो इसमें आंसर क्या आएगा? अजयराज। क्या आंसर आएगा? अजयराज। तो एक बार दोबारा से देखिए, शुरू से एक बार रिवीजन करते हैं।
हमने पढ़ा, देखिए अर्णोराज या आनाजी, क्या पढ़ा, अर्णोराज या आनाजी। और गुजरात का समकालीन शासक कौन था, चालुक्य शासक जयसिंह था, और जयसिंह की पुत्री से क्या हुई थी, शादी हुई थी। तुर्कों का आक्रमण हुआ, तुर्कों का क्या हुआ था, आक्रमण हुआ था, और आक्रमण हुआ तो कौन सी झील का निर्माण हुआ भाई, आना सागर झील का निर्माण करवाया, कब, 1137 में। और इस आना सागर झील में किस नदी का पानी आता है, और इस आना सागर झील में आता है बांडी नदी का पानी। देखिए आना सागर झील के बारे में थोड़ा सा और देख लीजिए यहीं पर। अगर बात करें आना सागर झील, किसकी बात करें, आना सागर झील की बात करें, आना सागर झील, देखिए अगर बात करें हम आना सागर झील की, तो देखिए एक मुगल शासक जिसका नाम है जहांगीर, क्या नाम है भाई, जहांगीर, मुगल शासक है जहांगीर। और इस जहांगीर ने आना सागर झील के किनारे क्या बनवाई थी भाई, दौलत बाग बनवाया था। क्या बनवाया था भाई, दौलत बाग बनवाया था। देखिए आना सागर झील कहां पर स्थित है, अजमेर में स्थित है। कहां पर स्थित है, अजमेर में स्थित है। 1137 ईस्वी में बनी थी। देखिए जहांगीर ने आना सागर, जो मुगल शासक है कौन, जहांगीर ने इस झील के किनारे क्या बनवाया था, दौलत बाग बनवाया था। और इसी दौलत बाग को वर्तमान में क्या कहते हैं, सुभाष उद्यान कहते हैं। क्या कहते हैं, सुभाष उद्यान। वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है, सुभाष उद्यान के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में एक मुगल शासक और इसका नाम है शाहजहां। क्या नाम है, शाहजहां। देखिए शाहजहां ने यह क्या बनवाई थी, बारहदरी बनवाई थी। क्या बनवाई थी, बारहदरी का निर्माण करवाया था। अगर आप पूछोगे कि बारहदरी क्या होती है, देखिए बारहदरी क्या होती है, मुगलों में जब कोई भी पूर्वज क्या हो जाता है, जिसकी मृत्यु हो जाती है, तब उसकी याद में, उसकी स्मृति के लिए जो बनवाया जाता है, जो स्थान बनवाया जाता है, उसे क्या कहते हैं, बारहदरी कहते हैं। तो मुगल बादशाह कौन है, शाहजहां। शाहजहां ने कहां पर, आना सागर झील के ही किनारे क्या बनवाई थी, बारहदरी बनवाई थी। देखिए इसके बाद में बात करें जहांगीर, जहांगीर की पत्नी थी जिसका नाम था नूरजहां। क्या नाम था भाई, नूरजहां। नूरजहां का मतलब क्या होता, नूर का मतलब क्या होता, संसार, नूर का मतलब क्या होता, सुंदर, और जहां का मतलब क्या होता, संसार, कि इस संसार में इससे सुंदर कोई नहीं है। नूरजहां का मतलब सबसे सुंदर है। अब देखिए जहांगीर और जहांगीर की पत्नी कौन थी भाई, नूरजहां। नूरजहां की मां का नाम था असमत बेगम। असमत बेगम, नूरजहां की मां का क्या नाम था, असमत बेगम था। अब देखिए एक बार की बात है, नूरजहां और असमत बेगम और जहांगीर तीनों ही एक जगह बैठे थे। तब क्या करते हैं, असमत बेगम को नूरजहां के शरीर से क्या आती है, बदबू आती है। क्या आती है, बदबू आती है। तब असमत बेगम सोचती है कि मेरी जो लड़की है, मेरी छोरी है, वो तो क्या होती है भाई, परेशान होती होगी इससे। तब इसी असमत बेगम ने कहां पर, इस सुभाष उद्यान में बैठकर, किसमें, इस सुभाष उद्यान में या दौलत बाग में बैठकर गुलाब से इत्र बनाने का, गुलाब से इत्र बनाने का आविष्कार किया। गुलाब से इत्र बनाने का आविष्कार किया। किसने किया भाई, असमत बेगम ने। ध्यान रखना ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि गुलाब से इत्र सर्वप्रथम किसके द्वारा बनाया गया था, तो किसके द्वारा बनाया गया था, असमत बेगम के द्वारा बनाया गया था। और ये किसकी मां थी, ये नूरजहां की मां थी। और कहां पर बैठ के बनवाया था, सुभाष उद्यान में बैठकर बनवाया था, जो कहां पर स्थित है, आना सागर झील अजमेर के किनारे स्थित है। देखिए इसके बाद में बात कर रहे थे अर्णोराज की बात। इसके दरबार में दो विद्वान थे, एक था देवबोध, एक कौन था, धर्मबोध। अर्णोराज का जो पुत्र था वो था जगदेव। जगदेव को इतिहास में किस नाम से जाना जाता है, पितृहंता के नाम से जाना जाता है, क्योंकि जगदेव ने अपने पिता की क्या की थी, हत्या की थी। इतिहास में कितने पितृहंता हुए हैं, 4 पितृहंता हुए हैं। जगदेव ने किसको मारा, अर्णोराज को मारा था। उदा ने किसको मारा था, कुंभा को मारा था। मालदेव ने किसको मारा था, राव गंगा को मारा था। और बख्तर सिंह ने किसको मारा था, अजित सिंह ने मारा था। इसलिए ये सभी इतिहास में क्या है भाई, पितृहंता है। इसके बाद में देखे विग्रहराज चतुर्थ।
जिसे क्या कहते हैं, बीसल देव भी कहते हैं। और 1158 ईस्वी में क्या बने थे, ये शासक बने थे। देखिए बहुत महान शासक थे। इन्होंने किसकी नाटक की थी, हरिकेली नाटक की क्या की थी, रचना की थी। किस भाषा में की थी, संस्कृत भाषा में की थी। किस भाषा में की थी, संस्कृत भाषा में की थी। और ये इस हरिकेली नाटक के अवशेष आज भी हमें जो जहां देखने को मिलते हैं, एक है अढ़ाई दिन का झोपड़ा जो कहां पर स्थित है, अजमेर में, इस नाटक की पंक्तियां लिखी हुई है। और एक है इंग्लैंड का ब्रिस्टल शहर, जहां पर राजा राम मोहन राय की जो स्मारक बना हुआ है, वहां पर भी इस नाटक की कुछ पंक्तियां लिखी गई है। इसके बाद में बात करें, इस जो नाटक है इसमें शिव अर्जुन की कथा क्या है, वर्णन है। और ये किराता अर्जुनीय ग्रंथ से क्या है, प्रभावित है, जिसकी रचना किसने की थी, भारवी ने, जिसके लेखक कौन है, भारवी। देखिए इसके दरबार में, विग्रहराज चतुर्थ के दरबार में दो विद्वान थे, सोमदेव थे और एक थे नरपति नहाल। सोमदेव ने ग्रंथ लिखा था ललित विग्रहराज, और ललित विग्रहराज में बीसल देव और देवल देव का क्या है, वर्णन किया गया है। इसके बाद में नरपति नहाल ने ग्रंथ लिखा था बीसल देव रासो। कौन सा ग्रंथ लिखा था, बीसल देव रासो। और इसी बीसल देव रासो में क्या है, विग्रहराज चतुर्थ और राजमती के प्रेम कथा का, इन दोनों की प्रेम कथा क्या है भाई, वर्णन किया गया है। विग्रहराज चतुर्थ को ही इतिहास में क्या कहते हैं, कवि बांधव्या, कवि बंधु क्या मिली है, उपाधि है। और उपाधि किसके द्वारा दी गई थी, ये जयानक भट्ट के द्वारा दी गई थी उपाधि। और जयानक भट्ट द्वारा ग्रंथ लिखा गया था, वो कौन था, पृथ्वीराज विजय था। कौन था, पृथ्वीराज विजय, इनके द्वारा ग्रंथ लिखा गया था। विग्रहराज चतुर्थ की बात करें तो संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया था, जिसे कंठाभरण संस्कृत पाठशाला भी कहते हैं। कहां पर करवाया था निर्माण, ये अजमेर में करवाया था। कहां पर करवाया था भाई, ये अजमेर में। देखिए इसी संस्कृत पाठशाला को तुलवाकर कुतुबुद्दीन ऐबक ने, क्या जो गजनी का गुलाम था, मोहम्मद गजनी था, उसके साथ आया था, मोहम्मद गोरी का क्या था, ये गुलाम था। यानी इस कुतुबुद्दीन ऐबक ने संस्कृत पाठशाला को तोड़कर क्या बनवाया था, अढ़ाई दिन का झोपड़ा, जो कहां पर स्थित है, अजमेर में स्थित है। ये अढ़ाई दिन का झोपड़ा है, राजस्थान की क्या है, पहली मस्जिद है। इसे ढाई दिन का झोपड़ा क्यों कहते हैं, क्योंकि देखो हमने पहले भी छोटी क्लास में पढ़ा है कि ये 2.5 दिन में बना, 2.5 दिन में बना। यानी एक इतिहासकार है जॉन मार्शल कहते हैं कि इसका निर्माण कितने दिन हुआ था, 2.5 दिन में हुआ था, इसलिए इसे क्या कहते हैं, अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहते हैं। एक इतिहासकार है पर्सी ब्राउन, और पर्सी ब्राउन ने कहा था कि यहाँ पर पंजाब पीर का क्या बरता है, यहाँ पर पंजाब साहब पीर का क्या बरता है, यहाँ पर उर्स बरता है, यानी मेला लगता है। कितने दिन का, 2.5 दिन का, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, 2.5 दिन का झोपड़ा। राजस्थान की पहली मस्जिद है ही, इसे 16 खंभों का महल भी कहते हैं। इसके बाद में बात करें विग्रहराज चतुर्थ, और विग्रहराज चतुर्थ ने बिसलपुर बांध बनवाया था। और कहां पर बनवाया था, टोंक में बनवाया था। और ये जो बिसलपुर बांध है, ये राजस्थान की नहीं, भारत की नहीं, बल्कि एशिया की सबसे बड़ी क्या है, ये पेयजल परियोजना है। और विग्रहराज चतुर्थ के काल को चौहानों को क्या कहते हैं भाई, स्वर्ण काल कहते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ध्यान रखना। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि चौहानों का स्वर्ण काल किसके काल को कहते हैं, तो इसमें आंसर क्या आएगा, विग्रहराज चतुर्थ। और अगर पूछ ले चौहानों के विस्तार का काल किसे कहा गया है, तो अजयराज के काल को चौहानों का विस्तार काल कहा गया है। तो दोस्तों आज की वीडियो हम यहीं पर, और इसके बाद में अगले जो नेक्स्ट हमारा जो आएगा शासक, वो आएगा पृथ्वीराज चौहान। जय हिंद, जय भारत।